So again, I welcome you all in this class of income tax on behalf of Education Express channel. And today in this session again we are talking on new aspects on income from salary. सैलरी से होने वाली इनकम पर जो नया एस्पेक्ट है उस पर बात करते हैं। अब कुछ डिफ़िकल्ट वेराइटीज़ चलेंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको संकेत किया था कि अब इस टॉपिक के जो सबसे टिपिकल पार्ट है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, और उसमें हमने पहले पे स्केल का कैलकुलेशन देखा था और दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे, और किस प्रकार से पे स्केल को समझा जा सकता है और उसके आधार पर सैलरी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में ये अलग अलग तरह की 4 वेराइटीज़ हैं। वन बाय वन हम एक एक वेराइटी पर बात करेंगे, और ये 4 वेराइटीज़ हैं इस तरह की। सबसे पहले आएगा ग्रेच्युटी, क्या होता बात करेंगे। और ग्रेच्युटी के 2 पार्ट हैं, when 1972 Act applies and when 1972 Act does not apply। यदि 1972 ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है तो किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, और यदि 1972 एक्ट लागू नहीं होता है तो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। दूसरा है एनकैशमेंट ऑफ लीव, अवकाश का नकदीकरण कहलाता है ये। तीसरा है कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, यदि किसी व्यक्ति को नौकरी पूरी होने से पहले सर्विस से निकाल दिया जाता है, छटनी में निकाल दिया जाता है, तो उसको जो कंपनसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा। और अंतिम होगा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन करना क्या होता है। ये सब बात जब अलग अलग पार्ट को हम लेंगे तब इन पर पूरी डिटेल में बात की जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं केवल एक एस्पेक्ट पर, और वो है ग्रेच्युटी, केवल इस पर। और अभी इस पर भी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं when 1972 Act applies, यदि 1972 का अधिनियम लागू होता है तो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ ग्रेच्युटी, पहला क्वेश्चन तो ये है। जब व्यक्ति नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसको कई प्रकार के राशि का भुगतान किया जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड में जो जमा पैसा है वो दिया जाता है। एक होता है ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी ये होती है एक उपदान कहलाती है, हिंदी में इसका नाम उपदान है। और जितने साल उसने सेवा करी तो नियोक्ता की ओर से उसे एक लमसम राशि इकट्ठी दी जाती है, और वो राशि कहलाती है ग्रेच्युटी। उसका भुगतान किया जाता है। यदि उसने कुछ छुट्टियां बचा के रखी हैं, छुट्टियां नहीं लिए हैं और बच गई हैं छुट्टियां, तो रिटायरमेंट पर उनका पैसा ले सकता, छुट्टियों का जितनी बच गई है उनकी छुट्टियों का, उसको एनकैशमेंट ऑफ लीव कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हेड्स में रिटायरमेंट के टाइम उसको पैसा मिलता है, ताकि अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को, या रिटायरमेंट के बाद उसके यदि कोई फैमिली लाइबिलिटीज़, सोशल लाइबिलिटीज़ रह गई हैं जिन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए पर्याप्त धनराशि उसके पास हो। इस उद्देश्य से अलग अलग तरह के हेड्स में उसको भुगतान किया जाता है कर्मचारी को। उसमें से एक आज हम टेकअप कर रहे हैं, और वो एक ग्रेच्युटी, उपदान हिंदी में कहा गया है उसे। और उपदान के रूप में, जैसे अभी मैंने आपको बताया है
कि कर्मचारी को उसके नियोक्ता की ओर से उसके संस्था में दी गई सेवाओं के लिए एक निश्चित एक मुश्त राशि उसको भुगतान की जाती है। इकट्ठी राशि धीरे धीरे की जाती है और फिर बाद में उसको रिटायरमेंट के समय दे दी जाती है, वो कहलाती है ग्रेच्युटी। बात समझ में आ गई? जब वो ग्रेच्युटी दी जाती है तो वो भी एक प्रकार की इनकम है। तो ग्रेच्युटी दी जाती है तो वो इनकम है। तो पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ले लें। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पहले इसको ले रहे हैं। नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं है। सारी की सारी राशि जो भी सरकार उसको देगी वो टैक्स फ्री रहेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी कर्मचारी है तो। परंतु यदि गैर सरकारी कर्मचारी हो, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है। नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होता है तो जो राशि ग्रेच्युटी की उसको दी जाती है उसके नियोक्ता की ओर से, उस राशि में से इस प्रकार से एग्जम्पशन दिए जाएंगे, छूट दी जाएगी, घटाई जाएगी राशि को। क्या नियम है? 3 नियम है, 1, 2, 3। पहला नियम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितनी धनराशि उसको ग्रेच्युटी की मिली है वो घटा दें, अथवा मैक्सिमम ₹20 लाख घटाएं, अथवा 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने वर्ष सेवा की है उस सेवा के वर्षों के लिए 15 दिन का वेतन मानते हुए कितनी सेल बनती है टोटल अमाउंट वो घटा दें। और इन तीनों में से विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको घटाएंगे। एक दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम सेवा के वर्ष गिनेंगे, जिस दिन उसने नौकरी शुरू की है उस दिन से लेकर जिस दिन वो रिटायर हुआ है, कितने साल नौकरी कर ली, वो सेवा वर्ष कहलाता। उन सेवा वर्षों का मतलब क्या होगा? ये मतलब होगा यदि उसने 20 साल 6 महीने सर्विस की है तो 20 साल मानेंगे। 20 साल 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 20 साल पूरे किए हैं तो उसको 20 वर्ष की सेवा मानेंगे। परंतु यदि किसी ने 20 वर्ष 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने यदि सेवा कर लिए तो उसे 21 साल मान ले, पूरा 1 वर्ष मान करके 21 वर्ष मानेंगे। ध्यान रहे, यदि जितने साल उसने सेवा की है उसमें कुछ महीने भी हैं शामिल, तो यदि 6 महीने तक तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और 6 महीने से अधिक है तो उसको 1 वर्ष मान लिया जाएगा। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैंने बताया, यदि किसी एक व्यक्ति ने 20 वर्ष 6 महीने सेवा की है तो 20 वर्ष मानेंगे सेवा काल, और यदि किसी ने 20 वर्ष 6 महीने से अधिक 7, 8, 9, 10, 11 महीने सेवा की है तो वो 20 वर्ष नहीं 21 वर्ष सेवा काल माना जाएगा। बात समझ में आ गई? इस बात का ध्यान रहे। चलें, इसी पर आधारित ये प्रश्न आपके सामने आज रखने जा रहे हैं हम आपको। और ये अनसोल्व क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है जो इस पर आधारित है, और करीब करीब सभी बातें जो इससे संबंधित है वो इसमें शामिल हैं। बड़ा गौर से देखिएगा। श्री राजेश एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में 1 जनवरी 1988 से सेवा में थे।
1 जुलाई 2017 से उनका वेतन 8,500 12,000 के वेतनमान में 9,000 पर स्थिर किया गया। उन्हें मूल वेतन का 15% महंगाई भत्ता मिलता था, जो निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है। 1 फरवरी 2020 को वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें अपने नियोक्ता ने 2,40,000 रुपये ग्रेच्युटी के दिए। कन्यादान वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए यदि उन पर ग्रेच्युटी भुगतान 1972 लागू होता है और दूसरा 72 लागू नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल 1972 लागू होता है, ठीक है। आगे कहता है फिर आगे अलग चेंज है। अभी हम यहाँ तक पर ही बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूँ और वो ये है, देखिएगा। पहली बात तो ये है कि स्टार्ट सर्विस कब हुई थी इसकी, और वो है 1/1/1988, 1 जनवरी 1988 को। पे ऑन 1/7/2017 को पे स्केल था उनका 8,000-500-12,000। और ये फिर इन्हें इस दिन दिया 9,000 रुपये पर फिक्स किया। उन्हें मूल वेतन का 15% महंगाई भत्ता DA 15% ऑफ पे 1 फरवरी 2020 को वो सेवानिवृत्त हुए, रिटायर। एक 2/2020 को ये रिटायर हो गए। इस तरह से ये मेन डिटेल है। पे स्केल आपको दे रखा ये 1/7/17 को 8,000 पर फिक्स किया गया, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट तो टैक्स फ्री होता है, तो इसलिए ये मिस्टर राजेश नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, एक तो इस बात का ध्यान रहे, ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अब नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इनका प्रीवियस ईयर होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये इनका प्रीवियस ईयर होगा नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से। ओके, अब आइए पे स्केल। पे स्केल दे रखा है 8,000-500-12,000। 1/7/17 को उनकी पे थी 9,000। ऑन 1/7/2017 ये पे थी 9,000। ठीक है, अब इससे पे बढ़ेगी
तो 1/7/17 से 30/6/18 तक तो पे रहेगी इनकी 9,000। फिर 1/7/18 को पे बढ़ करके 9,000 से 9,500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 30/6/19 को प्लस 500 करेंगे और 9,500 हो जाएगी। फिर 1/7/19 से 30/6/20 तक फिर 500 रुपये की वृद्धि करेंगे और ये हो जाएगी 10,000। हो गया 19-20 हमारा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक हमें कि ये टेबल बनानी है। अब हमारा वर्ष शुरू हो रहा है 1/4 को, तो पे ऑन 1/4/19 को कितनी रहेगी पे? 19 आ रहा है हमारा, देखिएगा ये इस ब्रैकेट में 30/6 तक ये रहेगी, 30 जून तक। तो अप्रैल में भी यही मिलेगी, मई में भी मिलेगी, जून में भी यही मिलेगी। ठीक है, तो ये रहेगी अप्रैल 19, मई 19 और जून 19। ये रहेगी आपके 9,500, 9,500 और 9,500। फिर जुलाई से फ्रॉम जुलाई 19 टू 31/3 तक, परंतु उससे पहले वो 1/2 को रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब 31/1/2020 तक नौकरी की, 1 को तो रिटायर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ टू 31 जनवरी 2020 कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने, 7 मंथ्स। तो ये हो जाएगा @ 9,500। ये यहाँ आ रहा है 1/7 से 10,000 रुपये, 10,000 × 7, ये हो जाएगा × 3, 28,500। तो ये हो जाएगा और 70,000 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर 98,500 इनकी सैलरी हो जाएगी, पे हो जाएगी। आई मीन 98,500 विल बी हिज टोटल पे। यही कह रहा है वो, उसमें देख लीजिएगा। इसमें और कोई बात तो इसमें नहीं आ रही है, बस दिए इसको इसमें देना है। ये रहेगी इसकी टोटल पे। चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कुछ बात हो तो बताइएगा। हमने टेबल बना करके ये मालूम किया है कि अंत तक उसकी सैलरी, या जिसको हम पे कहते हैं, कितनी कितनी होगी। हमें मालूम हुआ है कि वो आपको 1/4/19 को उसकी पे है 9,500 रुपये। अप्रैल में और जून में ये 9,500 की रेट से मिल रही। फिर जुलाई से, क्योंकि उसका फिक्स 1/7 को 2,000 रुपये तो जुलाई से शुरू हो रहा है, तो 1/7 को उसकी पे 9,500 से बढ़ कर के 10,000 हो गई है। और 1/7 मतलब जुलाई 19 से लेकर के रिटायरमेंट की डेट तक 7 महीने होते हैं। रिटायर हो रहा वो 1/2/2020 को, 1 फरवरी को। तो इसके मतलब नौकरी उसने एक दिन पहले की और वो नौकरी हुई है 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2020 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें ये
जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2020 तक गिनना है और 7 महीने हो रहे हैं, 7 महीने 10,000 के रेट से हो रहा और इस प्रकार से टोटल पे उसकी ये बनती है 98,500। क्लियर होगी बात। एक बात तो ये ध्यान रखें, शॉर्ट लेते चलिएगा प्लीज़, क्योंकि हमें बार बार इसको हटाना होगा। ये टोटल पे हो गई है। अब हम हाथों हाथ ये भी कैलकुलेट कर लें कि उसने कितने साल सर्विस की। देखिए, ये पहला कैलकुलेशन हो गया। दूसरा कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल नौकरी की। शुरू की उसने 1/1/88 को, स्टार्ट on 1/1/1988, रिटायर्ड ऑन, और रिटायर हुआ है 1/2/2020। इसको अब 2020 से लेके 88 तक गिनने कितने वर्ष हो गए हैं। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, कितने हुए? 12 वर्ष। और 12 और 20 साल, ये 32 वर्ष। 32 वर्ष और उसके 1 महीने बाद रिटायर हो रहा है। देखिएगा, जनवरी में उसने शुरू किया, फरवरी में रिटायर हो गया 1 महीने बाद। तो 32 वर्ष का सेवा काल उसका माना जाएगा। इसी के अंतर्गत इसने इसमें ये बताया है कि इसके पीरियड जो था वो सर्विस का 1/1, ये 2 को माना, 1/2 को, और 1/1/88 से इसने शुरू किया। देयरफॉर 1/2/2020 माइनस 1/1/1988, इट इज़ 32 years 1 month। 32 वर्ष 1 महीने की नौकरी की। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि 6 महीने से अधिक महीने वो किसी वर्ष नौकरी कर लेता अंतिम वर्ष में, तो उसको 1 वर्ष पूरा मान लिया जाए। इसने 32 वर्ष पूरे किए और 1 महीना ही किया आगे। तो 1 महीना होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 महीने होते, तब भी हम 32 वर्ष ही मानते। हाँ, 32 वर्ष के बाद यदि 7 महीने की सेवा हो जाती, 8 की हो जाती, 9 की हो जाती, 10 की, 11 की हो जाती, तो फिर हम 32 की जगह 33 वर्ष की सेवा मान लेते। उसका सेवा काल 33 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे हेंस, इसलिए his service period will be 32 years, ये माना जाएगा। ये सेवा काल होगा 32 वर्ष, और कोई नहीं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सेवा का काल 32 वर्ष मानेंगे। बात क्लियर हो गई? ओके। जब ये बात क्लियर हो गई है तो आइए अब कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि इसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। ये हटा दीजिएगा, इसमें से आपके शॉर्ट ले लीजिएगा, इसको हमें हटाने की ज़रूरत है। चले आइएगा। $98,500 ये रहने देते हैं ताकि हमें पता रहे ये टोटल पे थी।
यहाँ अलग लिख देता हूँ मैं 98,500। इस तरह से लिखा जाएगा। इसको पेंशन ग्रेच्युटी का कितना पैसा मिला पहले तो ये देख लिया जाए। सेवानिवृत्ति पर इनको 2,40,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। ग्रेच्युटी रिसीव्ड रुपीज़ 2,40,000 ये मिला। लेस एग्जम्पशन घटाएं, इसमें से छूट कितनी राशि कम करेंगे, छूट देंगे उसको। 3 नियम हैं। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वास्तव में जितनी राशि प्राप्त हुई और वो थी 2,40,000 रुपये, अथवा सेकंड, मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा से छूट हम दे सकते हैं वो 20 लाख की है। ये देखिए 20 लाख, अथवा और वेरी इंपॉर्टेंट रूल नाउ, थर्ड, 15 days सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब फिर वर्किंग नोट की तरफ चलिए। सैलरी मीन्स व्हाट हियर, देखना तीसरा कैलकुलेशन आ रहा वर्किंग नोट का, ये दूसरा था, ये तीसरा। सैलरी मीन्स व्हाट, पे प्लस डीए, बस और कुछ नहीं लेंगे। नो बोनस, नो फीस, नो कमीशन, नो एनी अलाउंस, नथिंग, कुछ नहीं लिया जाएगा, केवल पे एंड डीए। इस पर्पज़ के लिए देखिए, अगेन देयर इज ए चेंज इन दी डेफिनेशन ऑफ सैलरी। आगे फिर आएंगे फिर चेंज होगा, तो ध्यान रखना हर चेंजेस का कि किस जगह सैलरी का मीनिंग क्या है। हियर सैलरी मीन्स ओनली बेसिक पे प्लस डीए, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं इसके अलावा। ओके, फिर देखिएगा, उसने कहा है कि यदि हमने पे डीए हो गया है तो 15 दिन की सैलरी को लेना है, तो 15 दिन के लिए पहले 1 दिन की सैलरी मानी जाए। नाउ 1 day सैलरी, वन डे सैलरी मीन्स जो लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसने और उस दिन का डीए, लास्ट सैलरी ड्रॉन प्लस डीए डिवाइडेड बाय 26 days, ये फॉर्मूला है। 26 दिन का क्यों भाग दिया है अभी पूछेंगे, तो ये नियत है इनकम टैक्स में, 26 दिन के भाग देने पर ही 1 दिन की सैलरी मानी जाती है, इसलिए ये फॉर्मूले में इनबिल्ट है। तो 26 के 27, 25 कुछ भी नहीं कर सकते, 26 का ही डिवीज़न करना है। ओके, तो लास्ट डे सैलरी ड्रॉ कितनी की थी, शायद 10,000 थी उसकी सैलरी, क्योंकि फिर हमने 7 महीने का 10 से गुणा किया था, 7,000 इंटू 10 से 70,000 आया था। तो लास्ट सैलरी ड्रॉ थी वो 10,000 प्लस डीए कितना था उसका, डीए देख लें उसका, वेतन का 15% और 15% ये पे प्लस डीए
15%, तो 1500 ये हो गया, टोटल हो गया 11,500 ये हो गया। तो 11,500 में 26 दिन का भाग दें, 11,500 डिवाइडेड बाई 26 डेज, 11,500 डिवाइडेड बाई 26 डेज, 442 रुपये 30.3076 आता, तो 31 मान लेते हैं इसको। इट इज़ 442.31 ये आया 1 डे सैलरी। ये एक दिन का वेतन हुआ। 442.307 को हमने 0.31 मान लिया। 1-2 रुपये का वेरिएशन हो सकता 442 ही मान लें, तो ये भी हो सकता, तो 2, 4, 5, 10 रुपये का अंतर आ जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हम मान करके चल रहे हैं 442.31 रुपीज़ पर डे सैलरी इसकी हुई। क्लियर हो गया। वो क्या कहता है 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर्स ऑफ सर्विस। तो देखिएगा 15 डेज इनटू सैलरी एक दिन का 442.31 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 32 इनटू 32। अब कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। 442.31 इंटू 15 डेज इंटू 32 ईयर्स, 2,12,308 रुपये। इट इज़ 2,12,308 रुपीज़ आ रहा है। अब इन तीनों में से ये 3 फिगर हो गए, 1, 2 and 3, whichever is less, इन तीनों में से सबसे कम है उसकी कटौती देंगे, और सबसे कम अमाउंट बनता यही ये 2,40,000 है, ये 20 लाख है, ये 2,12,308। अब हम इसमें से इसकी कटौती देंगे 2,12,308। टैक्सेबल ग्रेच्युटी $2,40,000 में से लेस करें हम माइनस 2,12,308, 27,692। सत्ते हज़ार चेक कीजिएगा कितना इसमें बोल रहा है। ये जो टोटल अमाउंट इसका आ रहा है, वैसे इसमें उत्तर उसका अलग से नहीं दे रहा है। ये तो हमारा हो जाएगा 27,692। इतनी ग्रेच्युटी हम टैक्सेबल मानेंगे। प्लस सैलरी थी इसकी, सैलरी हमने नोट कर रखी 98,500 आ रहा था, प्लस डीए था 15% वेतन का, तो 98,500 इंटू 15%, 98,500 इंटू 15%, 14,775 रुपये। अब ये 14,775 प्लस 98,500 प्लस 27,692, 1,40,967 रुपये। हाँ, 966-67 रुपये, 1-2 रुपये का अंतर आ रहा है। 1 लाख टोटल सैलरी, टोटल ग्रॉस सैलरी। $1,40,967।
1,40,967, ये उत्तर आपका माना जाएगा। और इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होगा ये। अब देखिए, से एक फिगर को लेने के लिए ये सारा वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता है। इस तरह के कैलकुलेशन होते हैं। और ये चारों जो शुरू में आपको लिखाए थे, ग्रेच्युटी है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, रिट्रेचमेंट है, और एनकेशमेंट ऑफ लीव है, ये सब इसी तरह के कैलकुलेशन है चारों। और ये आपको परेशान कर देंगे, इससे थोड़ा सचेत और सावधान रहिए इस तरफ से। और ये सब पे स्केल से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका बेसिक है वो पे स्केल का कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये हमारा ग्रेच्युटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक के, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को लेंगे, और वो होगा व्हेन दी 1972 एक्ट डज नॉट अप्लाई। ये भी था, यदि 1972 अधिनियम ग्रेच्युटी का लागू होता है तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, और ये अमाउंट ग्रेच्युटी का होगा जो टैक्सेबल होगा। बाकी का एग्जम्प्टेड हो जाएगा, छूट हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा। इसमें इसकी इनकम जोड़ देंगे, टोटल इनकम पर टैक्स इस तरह से बनाएंगे। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ व्यू. So I wish you all good luck and thank you.